बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान की सियासत एक नए फेज़ में दाखिल हो रही है। सितंबर के महीने का आगाज़ हो चुका है और इस महीने में और इससे अगले महीने में जो भी चीज़ें तय होनी है इन 2 महीनों के अंदर होंगी, सितंबर और अक्टूबर। इसमें कुछ बैनुल-अक़वामी फैक्टर्स भी होंगे और कुछ फैक्टर्स पाकिस्तान के अंदर से भी होंगे। और इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर और सबसे बड़ा करैक्टर होगा वो इमरान खान साहब का ही होगा। पिछले 2 सालों से बल्कि 2.5 सालों से पाकिस्तान की सियासत पे अगर किसी ने सिक्का बिठा दिया है और जिसकी सबसे ज़्यादा बात हो रही है तो वो इमरान खान साहब हैं। पूरा निज़ाम, इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमतें पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर इमरान खान के मुखालिफिन वो मिलकर पूरी ताकत लगाकर इमरान खान साहब को डिस्क्रेडिट नहीं कर सके या पाकिस्तान के अवाम को और इमरान खान को एक दूसरे से अलग नहीं कर सके। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की अवाम ने इमरान खान को जफ्फा डाल लिया है और वो इमरान खान को ना छोड़ने के लिए बज़िद है कि हम इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी जानिब जो मुखालिफिन है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी करके अवाम को इमरान खान से दूर किया जाए। और इमरान खान साहब ने इस बीच में कोई ऐसी गलती भी नहीं की कि अवाम का जफ्फा छूट जाए या अवाम इमरान खान साहब को अपने से दूर कर ले। अभी इस वक्त क्योंकि नया फेज़ है, इस नए फेज़ में जो चीज़ें होनी है इन पे हम तवातर के साथ बात करते रहेंगे। लेकिन एक छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली होने क्या क्या जा रहा है। एक तो जो अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के बीच में, इदारों के बीच में मामला चल रहे थे वो आप देखेंगे कि वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। दूसरा, एक और कोशिश की जाएगी लोगों को दबाने की, जोर लगाने की। ये 2 महीनों में आखिरी मौका होगा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाना है तो अब आप दबा लें, क्योंकि इसके बाद मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ये मुश्किलात में इजाफा होता चला जाएगा। ये जो अगले चंद दिन है या 2 महीने हैं, लगभग मैक्सिमम 2 महीने, 1.5-2 महीने से ऊपर की बात नहीं है, ये मुश्किल तरीन वक्त होने जा रहा है पूरे पाकिस्तान में फैसलों के हवाले से। और जो लोगों का एक खौफ था, जो डर था, जिसको उन्होंने 8 फरवरी को दफन कर दिया था वोटें डाल डाल के, उसके बाद जो एक मोमेंटम बना 13 और 14 अगस्त को, वो अब आगे बढ़ना शुरू हो गया है। क्योंकि मौसम जैसे ही बेहतर हुआ है तो 14 अगस्त के बाद से हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अचानक टोलियों में लोग निकल आते हैं। उनके साथ लीडर कोई नहीं होता और कोई ऐसी शख्सियत भी नहीं होती, ना उन्होंने पहले से अनाउंस किया हुआ होता है। अचानक लोग निकलते हैं लाहौर में, रावलपिंडी में, फैसलाबाद में, किसी और शहर में, इस्लामाबाद में, कराची में ये मनाजिर मैंने आज देखे। बहुत बड़ी तादाद में गुज़िश्ता रात लोग इकट्ठे हो गए थे और वो निकल कर इमरान खान के हक़ में नारे लगा रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन्होंने झंडे उठाए हुए थे। तो क्योंकि ये लोग अचानक निकलते हैं, निकलने के रीज़न मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये अचानक निकलते हैं तो लॉ इन्फोर्समेंट को या हुकूमत को, एस्टेब्लिशमेंट को उन्हें पता ही नहीं चलता, तो इनको मैनेज करना मुश्किल है। और ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदार तो है नहीं, ये आम पाकिस्तानी है, ये निकल आते हैं। आज़ादी रज़ाकार जो है वो हर हफ्ते लाहौर में निकलना शुरू हो गए हैं। तो हर जगह पर इमरान खान साहब के बारे में बात करें, उसकी वजह क्या है। देखिए, कहीं तलबा निकल आते हैं, कहीं ख़वातीन निकल आती हैं, कई आम शहरी निकलते हैं, लेकिन उनमें नौजवानों की तादाद सबसे ज़्यादा होती है। और उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तानी बहुत मायूस हुए हैं, जिनमें ख़ास तौर पे नौजवान मायूस हो रहे हैं। और हालात आपके सामने हैं, जो हालात इन्होंने पैदा कर दिए हैं। मईशत की जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है उसमें एक बेचैनी है और एक मायूसी है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक टेक्निकल एनालिसिस देने वाला हूँ खबर के साथ। ये फैक्ट जब आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी पता है या आप अपने घर का बजट भी चलाते हैं, यानी अपने घर के अंदर भी सौदा सलफ लाते हैं और पैसे जो आपको मिलते हैं महीने के वो आप खर्च करते हैं, तो आपको बिल्कुल मैं इतना आसान करके समझा दूंगा कि पाकिस्तान के साथ इस वक्त हो क्या रहा है। पाकिस्तान ने ना बहुत सारी दुनिया का उधार देना है, वर्ल्ड बैंक का, IMF का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का, बहुत सारे मुल्कों का। हमने बहुत सारा पैसा देना है। हमें मुल्क चलाने के लिए इस वक्त IMF से उधार पैसा और चाहिए। IMF ने कुछ शराइत रखी थी, हम आपको उधार ज़रूर देंगे लेकिन आप अपना कारोबार बढ़ा के दिखाएं। यानी आपको दिखाना पड़ेगा कि आपका मुल्क पैसे कमा रहा है, पैसे बना रहा है, तो आप लोगों पे ज़्यादा टैक्स लगाएं। तो हुकूमत ने IMF के कहने के ऊपर भरपूर टैक्सेस लगाए, पूरा जोर लगाया कि जनाब पाकिस्तान की इकॉनमी जो है उसके अंदर से हम इतना टैक्स निकाल लेंगे। तो IMF ने कहा जी ठीक है, अगर आप इतना निकाल लेंगे तो हम आपको चेक कर लेंगे और हम आपको पैसे भी दे देंगे और आपके साथ हमारा मुआहदा हो जाएगा। लेकिन वो मुआहदा मुकम्मल होना था तब जब IMF ने देखना था कि पाकिस्तान ने पैसे इकट्ठे किए हैं। अब बजट के बाद 2 महीने गुजर गए हैं। देखिए, जो 1 साल होता है ना बजट के बाद, उसके अंदर 4 तिमाहियां होती हैं। पहली तिमाही, दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही।
तो क्योंकि जून में बजट पेश होता है तो जुलाई और अगस्त और सितंबर ये एक छमाही बनती है। तो इस छमाही के अंदर जो इनका टोटल तखमीना था, जितना इन्होंने टैक्स इकट्ठा करना था, वो IMF के कहने के ऊपर इन्होंने बनाया हुआ था। तो पहले 2 महीनों में इन्होंने जो पैसा इकट्ठा करना था वो कम से कम इनको लगभग 1600 अरब रुपए इनको इकट्ठे करने थे, लेकिन ये नहीं कर पाए, बल्कि ये 111 अरब इन्होंने कम इकट्ठे किए हैं। अब उसका रीज़न क्या है? देखें, टैक्स इन्होंने ज़्यादा लगाए तो पैसे ज़्यादा आने चाहिए थे। हुआ ये कि इन्होंने इतने ज़्यादा टैक्स लगाए, लोगों को इतना ज़्यादा पीसा, और क्योंकि ये एक हुकूमत ऐसी है जिसके पास मैंडेट नहीं है पाकिस्तान में, तो जिस हुकूमत के पास मैंडेट नहीं होता वहाँ पर लोग फिर सरमायाकारी नहीं करते। लोगों ने चीज़ें खरीदना कम कर दी हैं, लोगों ने कारोबार करना कम कर दिया है, फाइलों की खरीदो फरोख्त कम हो गई, गाड़ियों की खरीदो, बाकी जितनी भी चीज़ें पाकिस्तान में चलती हैं, लोगों ने कारोबार जब कम किया, तो जब कम कारोबार होगा तो टैक्स भी कम मिलेगा। तो ओवरऑल पाकिस्तान में कारोबार ठप हो गया, उसकी वजह से जो टैक्स का हदफ था वो पूरा नहीं हुआ। ये 111 अरब पीछे रह गए। अब जब ये पीछे रह गए हैं तो इनके पास 1 महीना बाकी है। इस 1 महीने में इनको कम से कम 1200 अरब रुपए इकट्ठे करने पड़ेंगे। अब आप देखिए कि 2 महीनों में ये 1500-1600 अरब इकट्ठा नहीं कर पाए, तो 1 महीने में ये 1200 अरब कैसे इकट्ठे करेंगे? और अगर ये 1200 अरब इकट्ठे ना कर पाए, और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि ये जो पहले 2 महीनों में इन्होंने टैक्स इकट्ठा किया ना, तो बेशुमार बड़ी कंपनियों से और जो बड़े बड़े ताजर हैं, बड़े बड़े पाकिस्तान में कारोबार करने वाले लोग हैं, उनसे इन्होंने कई 6-6, 8-8 महीने का टैक्स एडवांस ले लिया है। इसको ज़रा समझ लें आप कि कई जो बड़े कारोबारी लोग होते हैं ना, हुकूमत उन पर दबाव डालती है, जी हमारा ज़रा डेफिसिट जा रहा है, हम खसारे में जा रहे हैं, आप हमें अपना टैक्स एडवांस दे दें। यानी अगले 6 महीने आपने जो काम करना है, आप हमें एडवांस में उसका टैक्स दे दें, आप अपना काम करते रहें। तो बहुत सारी जगहों से इन्होंने एडवांस टैक्स ले लिया है। एडवांस टैक्स लेने के बावजूद ये 111 अरब पीछे रह गए हैं। अब ये फंस गए हैं कि इन्हें 1200 अरब इकट्ठा करना है इस सितंबर के महीने में। क्या ये कर पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। और दूसरी प्रॉब्लम एक और जगह पे आ गई है। वो प्रॉब्लम ये है कि इनके बैंक अकाउंट में, यानी जो सरकारी खजाना है, उसके अंदर 2 अरब डॉलर अभी भी कम है। जो पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है वो पैसा भी हमारा अपना नहीं है। इसमें हमने 5 अरब डॉलर लिया हुआ है सऊदी अरब से, जिसको हम रोल ओवर करना चाह रहे हैं कि हम अभी आपको वापस नहीं दे सकते, मेहरबानी करें हमें और वक्त दे दें। तो सऊदी अरब ने अभी तक रोल ओवर नहीं किया, तो 5 अरब डॉलर हमने सऊदी अरब से लिया हुआ है। इसी तरह 4 अरब डॉलर हमने चीन से लिया हुआ, रखा हुआ अपने अकाउंट में। अब चीन को भी हम कह रहे हैं रोल ओवर कर लें, उन्होंने भी अभी तक नहीं किया। 3 अरब डॉलर हमने लिया हुआ UAE से, दुबई से, उनको हम कह रहे हैं रोल ओवर कर लें। तो अब पता चला है कि 1 अरब डॉलर उन्होंने रोल ओवर किया है और बाकी 2 उन्होंने नहीं किए। तो 12 अरब डॉलर को हमने रोल ओवर करवाना था इन 3 मुल्कों से, लेकिन उनमें से सिर्फ अभी तक की इतला के मुताबिक 1 अरब डॉलर रोल ओवर हुआ है। एक तो आपको ये सारा करवाना पड़ेगा, रोल ओवर करवाना पड़ेगा सारा कर्जा जो आपने इन मुल्कों से लिया हुआ है। दूसरा, को 2 अरब डॉलर और खजाने में डालने पड़ेंगे, वो जो कमी है उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। अब ये आपको एक और डेफिसिट हो गया, एक और आपका पैसा कम हो गया। उसकी वजह यह है कि आप टैक्स की कलेक्शन ही नहीं कर पाए, पूरे ही नहीं कर पाए। तो आप फंस कहां पे गए, इसको जरा आप समझें। 1.2 अरब डॉलर ये पाकिस्तान अब मांग रहा है सऊदी अरब से कि आप हमें दे दें, और बाकी जो 8 अरब डॉलर है या 800 मिलियन डॉलर है, उसको पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम UAE के जो प्राइवेट बैंक है ना, उनसे हम महंगा कर्जा उठा लेंगे। तो वो कर्जा उठा के पैसे पूरे करेंगे, IMF से हम पैसे ले लेंगे और हमारा काम चल जाएगा। लेकिन अब ये एक और जगह फंस गए, क्योंकि इनका टैक्स का हदफ पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि इनके कर्जे रोल ओवर नहीं हो रहे, वो मुल्क नहीं मान रहे, और क्योंकि अब इनको घर की चीज़ें बेचनी पड़ रही हैं। ये सोने की कानें बेच रहे हैं बलूचिस्तान में। सऊदी अरब ने कहा जी पैसे आप ले लें हमसे, लेकिन ये चीज़ें आप हमें दे दें। इन सारे इकदाम के बावजूद या इन कमियों के बावजूद अब सूरत हाल इस वक्त ये है कि 9 सितंबर के जो मीटिंग आ रही है IMF की, उसके एजेंडे में भी पाकिस्तान शामिल नहीं है। अगर सितंबर में IMF पाकिस्तान के साथ मुआहिदा मुकम्मल नहीं करता, तो सितंबर के मुकम्मल होने पर 3 माह की कारकर्दगी का जायज़ा वो लेगा, और जब वो जायज़ा लेगा तो पाकिस्तान तो पीछे रह गया। क्योंकि पाकिस्तान पीछे रह गया तो फिर IMF आपके साथ मुआहिदा करने के लिए नई शराइत लेकर आएगा, और अगर नई शराइत आ गई तो याद रखिएगा एक मिनी बजट आएगा जो पाकिस्तानियों को बर्बाद करके रख देगा। इससे पहले भी इन्होंने बर्बादी में कोई कसर तो नहीं छोड़ी, लेकिन अब जो टैक्स आएगा उसमें किसानों का बहुत नुकसान होगा, उसमें इंडस्ट्री का बहुत नुकसान होगा, जो प्रोफेशनल्स हैं उनका बहुत नुकसान होगा, और जो आम बेचारे पाकिस्तानी हैं उनके ऊपर टैक्स का एक भरपूर बोझ पड़ जाएगा। ये चीज़ें अब ये करने के लिए जा रहे हैं, और कोई मुल्क इनको पैसे देने के लिए भी तैयार नहीं है।
और जो पैसे जिन्होंने दिए हुए हैं वो अपने पैसे वापस भी मांग रहे हैं। तो ये सारा कुछ पाकिस्तान के साथ पिछले 2-2.5 साल में हुआ। उससे पहले हमारे हालात कभी भी इतने बुरे नहीं थे। और एक और चीज़ जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। देखिए, मुबैना तौर पे उनकी जो डिग्री है उसके मामले के ऊपर जो किया गया और सिंडिकेट की मीटिंग के अंदर उनको फारिग कर दिया गया, और अब ये साबित कर रहे हैं, कल को ये नादरा से सर्टिफिकेट ले आएंगे कि जी तारिक महमूद जहांगीरी साहब तो पैदा ही नहीं हुए। कुछ भी कर सकते हैं ना, ताकत आपके पास है, यू कैन डू एनीथिंग। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक्चुअली इसी जज के ऊपर इतना जोर क्यों है। तो इसको आप समझें, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब वो जज हैं जिन्होंने इस्लामाबाद के 3 हलकों का केस सुना है और इतनी डिटेल में और इतनी तफसील से सुना है कि अब कुछ और सुनने की गुंजाइश बाकी नहीं रही। वो अपनी आखिरी समाअत में ये कह चुके हैं कि अगर स्टे ना लिया होता, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो दिया हुआ है, अगर स्टे ना लिया होता तो मैं इसका 1 हफ्ते में फैसला कर देता। और सबको नजर आ रहा था कि नून लीग की ये 3 सीटें पीटीआई के पास जा रही हैं। अगर ये 3 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को मिल जाती, जो वहां से 50, 60, 70 हज़ार की लीड से जीते हुए, अगर ये सीटें उनको मिल जाती तो होना क्या था। इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के अंदर जब हुकूमत को शिकस्त हो जाती है और पता चल जाता कि इतनी बदतरीन पाकिस्तान में धांधली हुई है कि दारुल हुकूमत की 3 सीटों के ऊपर धांधली हुई है, तो फिर क्या होना था। फिर होना यह था कि ये एक ऐसा बंद टूटना था, मैंने आपको पहले भी ये बताया कि ये बंद में एक शगाफ पड़ना था और सारा पानी बाहर निकल आना था। फिर पत्तों की तरह झड़नी थी PMLN की सीटें पाकिस्तान के बाकी इजला में, और बड़ी टका के बदनामी हो जानी थी। इस हुकूमत के मैंडेट का मजाक बन जाना था पूरी दुनिया के अंदर। तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब क्योंकि बात मान नहीं रहे थे, वो गले की हड्डी बने हुए, ना निगली जा रहे हैं ना उगली जा रहे हैं। तो अब यह है कि उन्हीं को कंट्रोवर्शियल कर दें। अब किसी और जज के पास केस जाएगा, फिर सुनना पड़ेगा, फिर चलेगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा। फिलहाल इस मामले को रोका हुआ था जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, और अगर आमिर फारूक साहब इसको चलने देते तो अब तक इस्लामाबाद की 3 सीटें PMLN के हाथ से निकलकर PTI के हाथ में जा चुकी होती, और वहां पे धांधली हुई है। पूरा पाकिस्तान का एक जर्नलिस्ट जो इस्लामाबाद में रहता है वो सारे यही कहते हैं। अब आ जाए एक और चीज पे कि नून लीग इतना प्रोपेगेंडा क्यों करती है। पीपल्स पार्टी भी कर रही है, पाकिस्तान के इदारों को मजबूर किया जा रहा है, मीडिया को मजबूर किया जा रहा है कि इमरान खान के खिलाफ पूरी कंपेन चलाओ कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर इमरान खान को नहीं बनना चाहिए। देखिए, नून लीग की एहसास कमतरी तो समझ आती है, इवन पीपल्स पार्टी की भी आती है कि जिनका बैनुल-अक़वामी जो पूरा का पूरा एक्सपोजर है वो इस चीज़ पे है कि लूट का माल जाके बाहर छुपाना कैसे। यानी ये बाहर जाते हैं या तो इलाज करने, या घूमने फिरने, या कारोबार करने, या लूटा हुआ पैसा बाहर छुपाने के लिए जाते हैं। मनी ट्रेल आज तक ये दे नहीं सके अपने पैसे की। तो इनका टोटल एक्सपोजर जो है वो आलमी सतह पे ये है। अब इनका सियासी मुखालिफ अगर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़े और लड़ने के बाद वहां का चांसलर बन जाए तो इनकी तो बर्बादी फिर जाएगी। तो अब मामला ये है कि ये सारे रल के इमरान खान को पड़ गए हैं, क्योंकि अकेले अकेले ये इमरान खान साहब का मुकाबला कर नहीं पाते। जुल्फी बुखारी साहब ने एक बात की, वो मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान के ऑक्सफोर्ड के चांसलर बनने की मुखालफत करने वाले बेचारे ये समझने से कासिर हैं कि वो दरअसल पाकिस्तान को एक अजीम एजाज से महरूम करने की साजिश का हिस्सा बन रहे हैं। अगर इमरान खान चांसलर बन जाते हैं तो ये ऑक्सफोर्ड की तारीख में पहली दफ़ा होगा जब कोई बरतानिया के बाहर से चांसलर बनेगा। इन साजिश करने वालों को समझ में नहीं आ रहा कि वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर एशियाई खित्ते के साथ कितनी बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। ये जुल्फी बुखारी साहब ने कहा। लेकिन आप इनका एजेंडा और इनका तरीक़ाकार आप देखें कि इमरान खान को ये एक तरीके से कभी काउंटर कर ही नहीं पाते। पाकिस्तान के अंदर ये इमरान खान को कुछ और बताते हैं लोगों को, यानी पाकिस्तानी अवाम को बताएंगे जी इमरान खान कुछ और है। बाहर यूरोप में जाएंगे वो बताएंगे जी इमरान खान कुछ और है। हर जगह पे अलग तरीके से मुखालफत करते हैं। चंद मिसालें मैं आपके सामने रखता हूं। यानी कभी ये कहते हैं कि इमरान खान यहूदी एजेंट है, बाहर जाके कहते हैं नहीं नहीं वो कट्टर मुसलमान है, बड़ा बुनियाद परस्त पक्का मुसलमान है, वो आशिक रसूल है। यहां पे कहते हैं यहूदी एजेंट है, बाहर जाके कहते हैं जी वो आशिक रसूल है। जहां जो सूट करता है वहां वो झूठ बोलते हैं। कभी वो कहते हैं जी वो लिबरल है, बाहर जाके नहीं हम इमरान खान से ज्यादा लिबरल हैं। कभी वो कहते हैं इमरान खान बेईमान है, करप्ट है। फिर कभी कहते हैं नहीं ईमानदारी सारा कुछ नहीं होती, ईमानदार बंदा जो है वो मुल्क नहीं चला सकता। कभी ये भी कहते हैं। कभी कहते हैं जी इमरान खान के जलसों में औरतें नाच गाना करती हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये नाच गाना करते हैं, ये प्रमोट करते हैं, ख़वातीन क्यों इनके जलसों में आती हैं। तो कभी ये कहते हैं इमरान खान तो इतना रिजिड है, वो ख़वातीन को घरों में कैद करना चाहता है और वो ख़वातीन की तरक्की देखना ही नहीं चाहता। कभी कहते हैं इमरान खान फौज का दुश्मन है,
इमरान खान कहता है मैं फ़ौज से बात करूंगा, कहते हैं इमरान खान फ़ौज से बात क्यों करेगा? यानी एक तरफ कहते हैं दुश्मन है, एक तरफ कहते हैं बात क्यों करना चाहता है। कभी कहते हैं इमरान खान मगरिब का गुलाम है और मगरिब का एजेंडा इस मुल्क में लाना चाहता है, कभी कहते हैं नहीं इमरान खान जो है वो एब्सोल्युटली नॉट क्यों कह रहा है। यानी ये होता कौन है कि वो एब्सोल्युटली नॉट कहे मगरिबी ममालिक को, हमें तो उनकी चाकरी करनी है। तो कभी वो कहते हैं कि नौजवान इमरान खान से मुतनफ़र हो गए, दावा कर देते हैं, और कभी वो कहते हैं कि जनाब नौजवान इमरान खान के पीछे ना जाए, इमरान खान ने पूरी नस्ल को तबाह कर दिया है। यानी एक तरफ खड़े ही नहीं होते। यानी ये तो यहां तक कहते थे इमरान खान नशे का आदी है, 2 दिन में पैरों में गिर जाएगा, ये कहते थे। लेकिन अब देखें, मान रहे हैं इनके वुज़रा खुद कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि इमरान खान इतना मजबूत साबित होगा और इतने तगड़े तरीके से वो जेल काटेगा। इनके अंदाजों से ज़्यादा ताकतवर इमरान साबित हो रहा है। तो इमरान खान का मुकाबला ये कर नहीं पा रहे। और आप देखें इमरान खान के मुखालिफिन कितनी मुनाफकत करते हैं कि पाकिस्तान में उसके बारे में कुछ और कहते हैं, बाहर जाकर उसके बारे में कुछ और कहते हैं। तो इसी मुनाफकत को बेनकाब किया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने और पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए सोशल मीडिया के लोगों ने, जिसकी वजह से ये सोशल मीडिया के भी दुश्मन बने हुए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के भी दुश्मन बने हुए। और अब आप ये देखें कि एक नया दबाव डाला गया, एक नया खेल खेला जा रहा है कि जो सहाफ़ी इमरान खान साहब को जेल में मिलने जाते हैं उनको आइडिया हो गया है कि इस आदमी के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, सब इसको दबाते हैं, इसके खिलाफ जितने मुकदमा चल रहे हैं सारे झूठ पर मबनी है, पूरा निज़ाम इसके खिलाफ खड़ा है। तो ऑटोमेटिकली जो सहाफ़ी है वो इंसान है ना, वो जब जाके रोज़ देखते हैं ज़्यादती होती हुई, तो वो इमरान खान के साथ वो उसको वो रिपोर्ट करते हैं जो वो देख कर आते हैं। तो अब जनाब किया ये गया है कि एक तो कई इदारों ने अपने उन सहाफ़ियों को तब्दील कर दिया जो इमरान खान साहब की जेल के अंदर समाअत सुनने जाते थे, यानी सहाफ़ी तब्दील कर दिए। पहले तो सहाफ़ियों को बाहर रोकना शुरू कर दिया था ताकतवर लोगों ने कि ये अंदर नहीं जा सकते। तो फिर कुछ सहाफ़ियों ने अंदर जाके रोला डाला, कुछ आए कुछ नहीं आए। तो अब हाल ये निकाला गया कि सबको क्योंकि लेकर जाना है, तो मीडिया से ये दबाव डाल के कुछ सहाफ़ियों को तब्दील करवा दिया गया। ऐसे सहाफ़ी शामिल कर दिए गए हैं मुबैना तौर पे, क्योंकि ये रिपोर्ट ज़ुबैर अली खान साहब ने भी इसको रिपोर्ट किया कि ऐसे सहाफ़ी शामिल कर दिए गए हैं जिनको ये ब्रीफ किया जा रहा है कि आप जब अंदर जाएंगे तो अब आपने वो नहीं रिपोर्ट करना जो इमरान खान अपने मुंह से बोलता है, क्योंकि देख रहे हैं वो टूट नहीं रहा, वो मजबूत खड़ा हुआ है और डट के खड़ा हुआ है। तो ये आके वही रिपोर्ट कर देते हैं जो वो बोलता है इमरान खान या जैसा वो दिखता है। तो उससे इमरान खान साहब के फॉलोअर्स में भी एनर्जी आ जाती है। तो अब सहाफ़ियों को बताया गया कि आपने बाहर आके ना बॉडी लैंग्वेज रिपोर्ट करनी है जो हम आपको बताएंगे, यानी नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज। आपने गौर करना है कि इमरान खान परेशान थे, थके हुए थे, घबराए हुए थे, वो इस तरह की चीज़ें अब रिपोर्ट करने की कोशिश की जाए। इसके लिए कुछ लोग इंडक्ट किए गए हैं, लेकिन क्या ये हो पाएगा? ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब के अपने साथी भी तो मिलने जाते हैं, फैमिली भी मिलने जाती है और वो लोग वहाँ मौजूद होते हैं। तो ये जो सहाफ़ी अपनी क्रेडिबिलिटी को दाव लगाना चाहें वो आकर बाहर ऐसी कहानियाँ सुना दें, फिर उनको लग पता जाएगा कि गलत कहानियों के बाद होता क्या। ये वो वाला लग पता जाएगा नहीं जो मियाँ जदों आएगा तो लग पता जाएगा, ये सही वाला पता लग जाएगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।